Hello everyone. So we are back with another video and lesson number 2 is going on, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource. So I hope up to now you have completed with land, soil, water as well as somewhat with natural vegetation and wildlife resource. Okay. So basically बेटा मुझे इस लेसन की इम्पोर्टेंस के बारे में तो आई डोंट थिंक सो मुझे अब आपसे बात करनी पड़ेगी, एज इफ यू हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ दिस लेसन was from your 10th class text, है ना, it was related to your 10th class chapters also. Okay, so that you are very clear about the importance of this chapter. Okay, so basically what this video will constitute was कि अगर आपके अभी तक में अभी आपने जो भी पढ़ा है वो एक 10th लेवल तक में पढ़ा था. ओके, तो कुछ ऐसी माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो हमारी अभी लेफ्ट ओवर हो गई है इन चीज़ों में. ओके, तो हम एक बार उनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ रिविजनल वीडियो ऑल्सो वी कैन से फॉर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग 10th क्लास के टॉपिक्स में कवर नहीं कर पाए थे, उसके लिए हम लोग इस सेपरेट वीडियो पे वर्क करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव विद द रिवीजन पार्ट. ओके, सो रिवीजन व्हेन वी आर टॉकिंग तो स्टार्टिंगली हम लोग लैंड से बात करते हैं, है ना. तो बेटा जब आप लैंड पे आते हो तो लैंड आपको पता ही है कि लैंड क्या चीज़ है. वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी हमने देखा हुआ है ना. तो व्हेन वी आर सीइंग कि भाई लैंड जो है वो हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से है, ये हमें पता चल गया. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने बात कर ली कि भाई कोई भी एक्टिविटी अगर आज आपको परफॉर्म करनी है ना, तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, हमेशा उसके लिए आपको लैंड चाहिएगी, राइट. तो आप कोई भी काम कर लो, मतलब मुझे आज उस दिन भी जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था लैंड के बारे में, तब भी मैंने बोला था कि मुझे कोई एक एक्टिविटी ऐसी नाम करके बता दो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जो भाई बिना लैंड के परफॉर्म की जा सकती है. ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी जो बिना लैंड के परफॉर्म की जा सकती है. ओके, सो लाइक बेसिकली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन लैंड. ठीक है, तो हम लोग लैंड क्या होता है, लैंड कितनी हमारे पास अवेलेबल है, लैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल. तो जब हम सॉइल पे आते हैं तो हम लोगों ने सॉइल के अंदर क्या पढ़ा कि भाई सॉइल क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है. तो सॉइल अगर हमारे लिए किसके लिए यूज़फुल होता है, एग्रीकल्चर के लिए. फिर हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस और उसका वर्क देखा. वहाँ हमने ये भी समझा कि भाई जो हमारे पास जो सॉइल है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है. तो आप लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या पढ़ा, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, फलाना बहुत सारे कलर्स के सॉइल हमने पढ़ा. ओके, तो वो सारा कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर इसके क्लियर है. सो बेटा एक एक हेडिंग्स को आप अपने चाहो तो आप मैच कर सकते हो कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, चाहे नहीं पढ़े हैं अभी तक. आपने लैंड क्या था वो पढ़ लिया, लैंड रिसोर्सेज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि भाई हमारे पास 43% प्लेन्स हैं, 27% प्लेट्यूज हैं एंड 30% जो है वो हमारे पास माउंटेन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई इंडिया में जो लैंड पैटर्न है, भाई हम लोग जो लैंड है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना, कि कुछ लैंड जो है वो वेस्ट हो रखी है, कुछ जो है उस पर फॉरेस्ट है, कुछ है उसको हम लोगों ने रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में ले लिया, कहीं स्कूल्स और बिल्डिंग्स ओपन हो चुकी है, कहीं मॉल्स ओपन हो चुके हैं, कहीं पे हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं. Okay, after that we have seen was the conservation of land. Similar, so land is clear. Okay, we'll go with कि भाई हमने land अच्छे से पढ़ लिया और हमें याद है. Next when we are talking about soil, soil होता क्या है ना, formation of soil, कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा soil जो बनता है वो डिपेंडेंट होता है. वहाँ हमने डिपेंडेंट फैक्टर्स देखे थे कि भाई soil बनने के लिए हमारा पेरेंट रॉक कैसा होगा, रिलीफ कैसा होगा, वहाँ की फ्लोरा फोना कैसी होगी, वहाँ टाइम और क्लाइमेट कैसा है, उस सॉइल को बनने में कितना टाइम लगा है. सो दीज वर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फिर हमने देखा कि भाई सॉइल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. तो वहाँ हमने सॉइल के डिफरेंट टाइप्स पढ़े. फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि भाई सॉइल जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है और लोग जो है वो उसको इरोड करते जा रहे हैं, इरोजन कर रहे थे. तो हम लोगों ने सॉइल इरोजन भी पढ़ा कि बहुत सारे अलग अलग मेथड्स थे सॉइल इरोजन के, है ना. लाइक मेथड्स क्या, नेचुरल रीजन्स थे कुछ और कुछ ह्यूमन रीजन्स थे. ठीक है, तो हमने उन सबको डील किया था. याद कर उसके अंदर सारी चीज़ें, काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, कवर, ये क्या थे, ये कंजर्वेशन के मेथड्स थे सॉइल के लिए, राइट. जब हमने देखा कि भाई सॉइल इतना ज़रूरी है, इतना नेसेसिटी है कि भाई हमारा एग्रीकल्चर इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है ना. तो फिर हमने उसके कंजर्वेशन के मेथड्स भी देख लिए, राइट. फिर उसके बाद में जब आपने वाटर आपने पढ़ा होगा उधर
उस दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ आपको क्या समझ में आ गया कि भाई वाटर रिसोर्स है, ठीक है। आपने उसमें से ये कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपरली कर लिया होगा बेटा कि हमारे पास केवल अगर मैं बात करूँ कि मानते हैं कि भाई हमारी ग्लोब जो है वो 70% ऑफ वाटर से फिल्ड, और उस 70% का फ्रेश वाटर कितना है, केवल 2.3%, दैट्स इट। और उस 2.3% या मैं 2.3 या 3% भी मानूँ, उसका भी 1/3 ऑफ द पार्ट वो हमारे पास अवेलेबल है। बाकी सब किसके फॉर्म में अवेलेबल है, आइस शीट्स और ग्लेशियर, जिसे हम करंटली में यूज़ नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स दैट शोज़ द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ वाटर कि भाई वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसका क्यों इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारी जो लाइफ है वो विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है, और लाइक कितनी स्केर्सिटी अमाउंट में अवेलेबल है। जब आप वाटर स्केर्सिटी पढ़ते हो तो आप दो मेजर्स पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। वो भी आप समझ चुके होगी कि भाई क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है ना। क्वांटिटी जहाँ हम लोग उसकी लाइक नंबर ऑफ लीटर्स के अंदर हम जो बात करते हैं, और क्वालिटी में गुड और बैड कि भाई अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी का पानी है, गंदा पानी है, साफ़ पानी है। तो आपने वाटर के बारे में सारा पढ़ा होगा कि भाई फ्रेश वाटर प्रॉब्लम्स आज हमारे पास क्यों हैं। तो फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि अब वाटर जो है उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आप लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, डैम्स हुए, अलग अलग डैम्स। सी बेटा जैसे 10th क्लास में मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी ना कि उस वाले वीडियो में आपने सुना होगा कि ये मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेम इट इज़ फॉर यू ऑल्सो। तुमसे भी 1 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डैम कौन से रिवर पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका बेनिफिट्स जो है वो कौन कौन से स्टेट्स को मिल रहे हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स फ्रॉम वाटर यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर आपने वाटर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, दैट इज़ कंजर्वेशन, ठीक है। जहाँ मैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पंडित नेहरू ने इनको क्या है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है। तो ये जितना इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड में है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी है 1 वर्ड के लिए। ओके, फिर उसके बाद जब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च पे आए थे बेटा, तो नेचुरल वेजिटेशन देखो, अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो था वो हम एक बार के लिए वहाँ से बहुत प्रॉपरली समझ चुके हैं कि वी आर रनिंग इन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, जो हम लोग गिव एंड टेक के प्रोसेस में रहते हैं। लाइक हम अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब तो मेरा हो जाता है फ्लोरा, दैट इज़ प्लांट्स, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के अंदर हो जाते हैं फौना, दैट इज़ एनिमल्स। तो बेटा आपको पता है कि इंटरडिपेंडेंस कैसे होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ तो हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नेचुरल वेजिटेशन जो है वो CO2 देती है, और ये लोग क्या देते हैं, O2 देते हैं। फिर ये खाने के लिए भी होते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ जो है वो डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है जितने हमारे पास वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे लिए क्रूशियल है। अगर दोनों में से एक भी मतलब डिस्टर्ब होगा तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, इसका काफ़ी मतलब इकोलॉजिकल नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा, पॉल्यूशन हो जाएगा वो। ओके, तो वहाँ जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपने कैटेगरी वाइज डिवीजन देखा होगा कि भाई कुछ जो है वो डेंजर्ड में, कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ वल्नरेबल है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स तो तुम्हारे पास क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दैट वी विल सी। ओके, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले पॉइंट में कि हमारा जो अर्थ है वो कुछ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो जब आप उसको पढ़ने जाते हो तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। पर जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स या जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं वो स्केल कौन सी हो जाती है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है उस जोन को आप क्या बोलने वाले हो, बायोस्फीयर। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अ थिन जोन एग्जिस्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस थिन लेयर को बोला जाता है बायोस्फीयर, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होता है। मैं अभी आपको समझा चुकी थी खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो ये एक स्केल होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो यही चीज़ है जो आपको इंटरडिपेंडेंस की जो आपको वैराइटीज़ है, मतलब कैसे कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वही सारी चीज़ें आपको इसमें बताइए। यू नो नीड, मतलब इस पर इतना ज़्यादा ये मत परेशान होना कि मैम अब हम नोट्स कैसे लिखेंगे, इतना सब हमें कॉपी के अंदर लिखना पड़ेगा क्या, ये सब नहीं, ये सब नहीं लिखना। आप लोगों ने जो भी पिछले वीडियोस में देखा था वही सब आपको लिखना है, और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना होगा तो वो आपको सेपरेटली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, पर बेसिकली जो आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ों पे फोकस करो कि क्या हमें समझना है एक्चुअली। सो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे समझ में आया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस, कि जो बायोस्फीयर का ये मतलब बोलते हैं ना कि बायोस्फीयर के अंदर लाइफ पॉसिबल है, और लाइफ पॉसिबल है तो वो किसके इंटरडिपेंडेंस की वजह से है, बिकॉज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम स्पीसीज की बात करें जो आप पहले से ही पढ़ चुके हो, मैं फिर भी उसको रिकॉल कर देती हूँ। देयर आर नियरली 3 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 10
लाख एनिमल स्पीसीज नोन टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कितना लार्ज है, 3 लाख प्लांट्स एंड 10 लाख एनिमल्स की वैरायटी हमारे यहाँ पे आज भी अवेलेबल है होल ऑफ द वर्ल्ड में। ओके, उसका इतना सिग्निफिकेंट रोल। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ये टर्म्स परेशान कर रहे होंगे ना, तो अब इनको समझो। जस्ट मिनट सी, तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं बेटा, इकोलॉजी का मतलब हम लोग इन्वायरमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ प्लांट्स भी रह रहे हैं, जहाँ एनिमल्स भी रह रहे हैं, जहाँ हम ह्यूमंस भी रह रहे हैं, और हमारा एक डिपेंडेंस है ना, ठीक है। हम आज अगर मैं बात करूँ हमें प्लांट्स से क्या क्या मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फ्रूट्स, वेजीज, ऑक्सीजन, वुड फॉर फ्यूल, मतलब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। अगर यही चीज़ मैं अगर एनिमल्स के लिए बोलूँ कि भाई हम एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं, फॉर मिल्क, फॉर एग, फॉर फ्लैश, ठीक है, तो वुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी इवन बहुत सारे लोग जो है वो एनिमल्स को यूज़ करते हैं, सो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट, जो आपके लिए मतलब डिपेंडेंस का फैक्टर बन जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है इकोलॉजी क्या हुआ, जहाँ हम रह रहे हैं, द एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन, वो एटमोसफेयर को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम में बहुत सारे जोन्स होते हैं मतलब इन्वायरमेंट के अंदर हमारे, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें आपको सारी बेसिकली हमने 6-7 से या ज्योग्राफी में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुमसे पूछा जाए वो तुम बहुत प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो, उतना ही तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ओके, और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको देखो एक डेफिनेशन में मिल जाएगी, द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन होती है, जहाँ वाटर होता है, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ओके, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ डेजर्ट में आपको अलग एनिमल्स मिलेंगे, अगर हम पोलर रीजन्स पे चले जाएंगे तो हमें अलग एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लाइमेट का फैक्टर समझ में आता है ना, कि जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट में अडॉप्ट होने वाले, केवल उसी क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। जैसे याद करो आप लोगों ने डेजर्ट्स पढ़े थे 7th क्लास में, बहुत सारे डेजर्ट्स पढ़े थे, बहुत सारे फॉरेस्ट पढ़े थे हमने, है ना, अलग अलग तरीके से। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि भाई क्लाइमेट के बेसिस पे, वहाँ के वेजिटेशन के बेसिस पे वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। अगर मैं बोल दूँ डेजर्ट में चले जाओ, बताओ डेजर्ट में आपको फटाफट से याद हो जाएगा कि भाई मैम कैमल मिलते हैं वहाँ पे, हमें लिजार्ड्स मिलती है, स्नेक्स वगैरह मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, है ना, तो ये आप वहाँ से मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पर अगर हम लोग बात करें, रेप्टाइल्स सारे रेप्टाइल्स नहीं है, स्नेक्स के लिए बोला है, मैं स्पेशली बोला मैंने। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ पोलर रीजन्स की, मैम पेंगुइन्स हुए, पोलर बेयर्स हुई, सील हुए, ठीक है, लाइक पोलर वुल्फ वगैरह जो होती है, पोलर फॉक्स वगैरह होते हैं, वो सारी एनिमल्स आपको वहाँ मिलते हैं, ठीक है, जो उस एरियाज़ में सर्वाइव कर सकते हैं। सो बेसिकली क्लाइमेट इज़ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइप ऑफ वेजिटेशन, एक वेजिटेशन जैसे चेंज होती है वहाँ से एनिमल्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप समझोगे कि फॉरेस्ट जैसे जहाँ डेंस फॉरेस्ट हो या जहाँ डेंस वैरायटी ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल होती है, तो वहाँ तो क्या होता है बेटा, जहाँ बहुत ज़्यादा खाने पीने को होगा तो वहाँ तो एनिमल्स रहेंगे, पर जहाँ स्केर्सिटी है वहाँ पे अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे। इसलिए अगर मैं बात करूँ कि भाई डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, लाइक मतलब जितने भी जंगली जानवर होते हैं, एलिफेंट्स हुए, ठीक है, यहाँ ये डेजर्ट्स में कभी नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ वेजिटेशन होगी वहीं पे आपको एलिफेंट्स मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, लाइक आपको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्लाइमेट, आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में समझा सकते हो। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में समझा सकते हो। फिर उसके बाद में द काइंड ऑफ सॉइल, अब वेजिटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब सॉइल का अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि अगर सॉइल है बेटा, सॉइल में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, है ना, तो अगर मानो कि जो सॉइल है वो किसको फ्लक्चुएट करता है, वेजिटेशन को मतलब करता है। अगर बहुत अच्छा सॉइल है तो वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन होगी, और अगर सॉइल अच्छा नहीं है तो वहाँ की वेजिटेशन भी अच्छी नहीं होगी, ये चीज़ होती है। तो इसी तरीके से देखो, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स आर नॉट फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ सॉइल, दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से, कि जो सॉइल होता है उसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, पर हर सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। सो मे भी शायद एलुवियल सॉइल हो या फिर जो काफ़ी ह्यूमस कंटेंट वाला सॉइल जो हो, वहाँ पे हमें अर्थवॉर्म्स मिल जाए, राइट। सो दीज आर दी फैक्टर्स बेटा। ओके, विंड भी अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बेटा विंड से ना पॉल्यूशन होता है, याद करो हमने पिछला ही अभी तक जब हम सॉइल पढ़ रहे थे, तो विंड को हम लोगों को कट डाउन करने के लिए, विंड का फ्लो हमें कट डाउन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, कवर क्रॉपिंग, रॉक डैम्स, काउंटर फ्लोइंग वगैरह ऐसे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डेवलप करी थी, है ना। रिलीफ का मतलब आप यहाँ पे समझोगे कि जो टेक्सचर होता है प्लेन का, जैसे मानो कि अगर जो कोई माउंटेनियस एरियाज़ है, तो माउंटेनियस एरियाज़ में एनिमल्स, ठीक है, मतलब वहाँ मैं समझती हूँ कि अगर वो रॉकी सरफेस वहाँ पर है तो वहाँ प्लांट्स और जो वेजिटेशन है वो इजीली वहाँ पे ग्रो नहीं करेगी,
ओके। पर जो अगर प्लेन सरफेस है, फर्टाइल सरफेस है, रिलीफ अच्छा है, वहाँ का फेवरेबल रिलीफ है, वहाँ एनिमल्स भी मिलेंगे और वेजिटेशन भी मिलेगी। सो बेसिकली कौन से फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ पे और वाइल्ड लाइफ की ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं? तो दैट इज़ क्लाइमेट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड क्या देखा था? क्लाइमेट क्या था, सेकेंड क्या देखा था, देख लेते हैं कुछ। वेजिटेशन। फिर उसके बाद में थर्ड था हमारा सॉइल, विंड एंड रिलीफ। ओके, ये बेसिक फैक्टर्स हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर नेचुरल वेजिटेशन, अगर आप बहुत अच्छे से बहुत समझदार हो, आई नो, ठीक है, तो वेजिटेशन आपको पता है कि बेटा जो देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। कहीं पे अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पे, जैसे अगर मैं बोलूँ एप्पल कहाँ बनता है, एप्पल कहाँ उगता है भाई हमारी कंट्री में, जम्मू कश्मीर बता दोगे भाई। टी कॉफ़ी कहाँ होता है मैम, इधर कर्नाटक वगैरह वाले एरियाज़ में। ओके, और मतलब मैं अगर बोलूँ कि बताओ थॉर्नी बुशेस वगैरह कहाँ मिलती है, तो मैम डेजर्ट में। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि हर एक वेजिटेशन जो है वो अपने, मतलब जो अगर मैं बोलूँ कि एप्पल्स पूरे थ्रू आउट द कंट्री में मिलते हैं क्या, ऑरेंजेस पूरे थ्रू आउट द कंट्री मिलते हैं क्या, नहीं मिलते ना, इनकी भी एक पर्टिकुलर जगह है। तो जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं तो ये बेटा काफ़ी अनइवन है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, ठीक है, कहीं पे स्केर्सिटी है। बिकॉज अब ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ लाइक रिलीफ का अलग फैक्टर है, सॉइल अलग अलग तरह का हर जगह पाया जाता है, क्लाइमेट सब जगह अलग है, वहाँ पे रेनफॉल होने वाली सब अलग है। ओके, सो ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, द प्लांट स्पीशीज, I'm sorry, extremely sorry. The plant species living in association with each other given an environment framework vegetation. आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना, बस आपको वेजिटेशन का मतलब अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो वेजिटेशन का क्या मतलब होता है, उस एरिया के अंदर ग्रो होने वाली प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेशन। अगर मैं बोलूँ कि मेरा डेजर्ट का वेजिटेशन क्या होता है मैम, थॉर्नी बुशेस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपने। ओके, तो ये वेजिटेशन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेशन। क्लियर? बायोम क्या होता है? बायोम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो वन वर्ड के क्वेश्चन में पूछी जाती है, फिलअप्स में हमसे पूछी जाती है। अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड लाइफ एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। अब इसको समझने की कोशिश करो बेटा, एक सिंगल एरिया मैंने ले लिया, ठीक है, तो भाई ये तो वहाँ का वेजिटेशन हो गया, पर अगर मैं 2 से 3 वेजिटेशंस को एक साथ कवर कर लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बायोम। तो सिंपल से जब बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइक, जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया इज़ अ बायोम, क्योंकि आप देखोगे नोटिस करोगे तो इंडिया को मैं हम बायोम क्यों बोल सकते हैं, इंडिया में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे एवरग्रीन भी है, ट्रॉपिकल्स भी है, डेसीडियस भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या इंडिया में, है ना, या डिजर्ट्स भी हैं, ठीक है, मतलब कहीं डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज़ है, कहीं पे बहुत स्केर्सिटी है, तो दीज इसको इंडिया में अलग अलग वैरायटी होगी ना, तो इसीलिए इंडिया को क्या बोल सकते हैं आप, एग्जाम्पल ऑफ बायोम बोल सकते हैं। ओके, तो अब मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड कुड बी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स जनरली। अब इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, वेजिटेशन को अगर हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब्स। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। सी बेसिकली बेटा जो फॉरेस्ट टाइप्स है वो 2 तरह के होते हैं, फॉरेस्ट तो 2 तरह के होते हैं, एवरग्रीन और डिसीडियस। ओके, तो अब आप एवरग्रीन को अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, फिर मिड लैटिट्यूडनल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है, कॉर्नी फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अब हमको इनको डिस्टिंक्टली पढ़ना है, इनके फीचर्स हमें पढ़ना है। तो ये देखो, सबसे पहला आप देखोगे वो हमारे पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत गंदा ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ मतलब लाइक अगर हम देखें ना, मतलब लाइक अमेज़ॉन बेसिन वगैरह आपने नाम सुनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी मान लो, मतलब बहुत हाई लेवल पे वेजिटेशन की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है इन एरियाज़ में। ओके, जहाँ मेडिटेरियंस होते हैं वो विंटर में मॉडरेट रेनफॉल होता है, समर्स में वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं। दे विथस्टैंड द लीव्स, प्लांट्स हैव स्पाइनी वैक्सी और स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपेरेंट, मतलब यहाँ पे दीज आर गिवन फीचर्स। अगर इस फीचर्स में से हम एक को रीड कर लेते हैं और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप मुझसे इसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। मतलब विंटर हैज़ मॉडरेट रेनफॉल एंड समर इज़ ड्राई, मतलब इसका क्लाइमेट समझने की कोशिश करो कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सूखी, जैसे अपने यहाँ होती है ना राजस्थान में गर्मी कैसी होती है, एकदम ड्राई सी होती है, और विंटर्स में वहाँ पर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। दे विथस्टैंड देयर लीव्स, मतलब अपनी विथस्टैंड मतलब अगर आप समझोगे कि भाई प्लांट्स हैव स्पाइनी वैक्सी एंड स्मॉल
लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, मतलब एक तो होता है कि बड़ी बड़ी, अगर आपने यहीं पे ये चीज़ नोटिस की होगी तो इनकी जो लीव्स होती है बेटा वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, कंपैरेटिवली जो मेडिटेरियन है उनकी लीव्स जो है वो छोटी होती है भैया, बहुत छोटी। अब इसका रीज़न क्या होता है बेटा कि जो लीव्स होगी अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, ठीक है, अगर मैं मानती हूँ कि लीव्स बहुत ब्रॉड है तो ब्रॉड होगी तो उनको जो ट्रांसपिरेशन का मतलब समझते हो ना आप, लाइक जैसे वाटर जो इवापरेट वगैरह होता है, ठीक है, तो वो जो वाटर है वो इनसे बहुत इजीली इवापरेट हो जाएगा, राइट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा वैक्सी सी होती है, ठीक है, मतलब थिक सी होती है, ताकि उनसे इजीली इवापरेशन वाला प्रोसेस जो ना हो पाए। दे हैव डीप रूट्स एंड थिक बार्क्स, ओके, मोटे मोटे डीप रूट्स बहुत ज़्यादा डीप जाती है ताकि वो पानी को इजीली सॉइल के डेप्थ में जाकर भी सक कर सकें। ओके, थिक बार्क्स मतलब वही चीज़ मैंने बताया ना, मोटे मोटे लाइक जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है ताकि बेटा इजीली इवापोरेशन या ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर वगैरह होता है वो इजीली यहाँ से ना हो पाए। कॉनिफॉरस नाम से समझ में आ रहा है, जो यहाँ के ट्रीज़ है उनका शेप कैसा होता है, कोन के जैसा, इस तरह के ट्रीज होते हैं वहाँ पे। ओके, सो ग्रोइंग सीजन इज लिमिटेड टू शॉर्ट समर्स, दे आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप्स, कोन की तरह शेप होता है। ट्रीज हैव थिक नीडल शेप्ड लीव्स, मतलब इसमें तीखी तीखी तिकोनी सी लीव्स होती है, विच रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड विंटर। मतलब अगर आप इसमें देखोगे कि भाई ये कोन शेप्ड में क्यों होता है ना, तो इसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे जो जनरली जो लाइक आपने देखा होगा इस तरह के पेड़ होता है। ओके, आई एम वेरी पुअर एट ड्राइंग। नाइस, सो व्हाट नाइस, ठीक है यार, इतना तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो आप लोग मुझे। ऑफकोर्स आई एम मेकिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ पेन, तो इस तरह का ट्री होता है यार, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, कुछ चेंज बना के दिखता है ना। वाह, डन, इतना ही बनाएंगे। ओह दिस इज़ गुड। ओके यार, ये इस तरफ से बहुत एक्सटेंड हो रहा है ना, कोई बात नहीं, समझदार हो तुम लोग। ओके, तो इस तरह के कोन शेप्ड ट्रीज़ होते हैं। तो भाई मैम कोन शेप्ड ट्रीज़ क्यों हैं, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो उसका रीज़न क्या है बेटा, यहाँ जो है ना, यहाँ स्नोफॉल होता है, मतलब जो कॉनिफॉरस होता है वो स्नोई एरियाज़ में फाउंड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो जो यहाँ पे बेटा स्नो होगा तो स्नो बहुत ठंडा होगा, है ना, तो स्नो क्या करेगा, यहाँ पे गिरने के बाद में वो डायरेक्टली नीचे स्लाइड कर जाएगा। ओके, वो सब सारा जाके नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न, ठीक है, कि यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो कॉर्नी फॉरेस्ट में होते हैं। वरना अगर सोचो कि सारी बर्फ़ जो है वो इन पर जम जाए तो कितना बुरा होगा ना, इनको ठंड लग जाएगी, फिर बीमार हो जाएंगे। ओके, सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, इसलिए क्या होता है, ये जो ट्रीज़ है उन्होंने खुद को कैसा बना दिया, कोन शेप में, ताकि जो स्नो है वो इनके ऊपर पेनिट्रेट ना कर सके। ओके, सो डिसीडियस फॉरेस्ट की जब अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्रीज़ जो है वो समर में अपनी लीव्स शेड कर देती है। अब बताओ क्यों भाई समर में अपनी लीव्स क्यों शेड कर देती है। अब सी लीव्स जो होती है अगर वो बहुत सारा पानी पिएगी, है ना, तो समर में पानी तो होता नहीं है उनके पास में, तो वो क्या करती है, अपनी पत्तियाँ गिरा देती है। पत्तियाँ गिरा दी तो अब लीव्स लग नहीं रही है, तो लीव्स नहीं होगी तो पानी भी कम चाहिएगा। ये एक्चुअल रीज़न है, इट्स नॉट अ जोक। ओके, तो जो ड्राई सीजन होता है तो इस वजह से वो क्या करती है, अपनी जो लीव्स है उसको शेड कर देती है, और जैसे वापस से ऑटम स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग के अंदर वापस से वो अपनी लीव्स को ग्रो कर लेती है। ओके, और एवरग्रीन से सी, ये बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डिफ्रेंसिएशन में भी समझ आना चाहिए। एवरग्रीन जो है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है, ठीक है, वो कभी भी अपनी लीव्स शेड नहीं करते, मतलब उनका मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है उनके पास ट्री लीव्स शेड करेगा। आज 2 पत्तियाँ गिरी, कल 2 पत्तियाँ गिरी, कल तीसरी 4 पत्तियाँ गिर जाएगी। ओके, और वो रिकवर होती जाती है। बट डेसीडियस फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर सीजन होता है, और उस सीजन में, समर सीजन में, वो अपनी लीव्स को पूरा शेड कर देती है, और फिर उसके बाद में वो न्यू लीव्स वहाँ पे ग्रो होती है। ओके, सो ये आप देख चुके हो। अब हम लोग अगर इसका देखें बेटा तो हम लोग यूजेस नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें फॉरेस्ट का यूजेस तो मैं आपको पहले ही पिछले वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ कि भाई फॉरेस्ट का यूज़ क्या है, इनका यूज़ क्या है, हम फॉरेस्ट के जो लाइक हमारे लिए क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो हमने समझी थी कि भाई ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करवाने में हेल्प करती है। सेकेंडली बेटा क्या होता है ना कि फॉरेस्ट से बहुत सारा प्रोड्यूस हमें मिलता है, ठीक है, फॉरेस्ट के बहुत सारा जो हमें सामान मिल रहा है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब यूज़ किस किस कामों में करते हो भाई, हम एज अ रॉ मटेरियल उनको फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं, वहाँ से हमें फ्यूल, वुड, रोज़ वुड, काफ़ी मेडिसिन पर्पज़ के लिए, ठीक है, बहुत फर्नीचर वगैरह के लिए हमें काफ़ी चीज़ जो वुड है मुझे या मटेरियल जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है। तो समझ में आया भाई फॉरेस्ट इतना डेंस है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, वहाँ से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि हमें अब इन फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे आते हैं तो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करोगे, जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा था वहाँ हमें अफॉरेस्टेशन करना है,
चेकिंग ऑफ अर्बन ग्रोथ, जहाँ मतलब आपको पता है ना अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उन्हें कट डाउन किया जाता है, ओके। ताकि बड़ी सिटीज़ को अगर आप कट डाउन करोगे तो दैट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड होती जाएगी तो लोग क्या करेंगे बेटा, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ से जो लकड़ी होगी उससे अपने घर बनाएंगे, है ना, उनको डिस्ट्रैक्ट करके अपने घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो चेकिंग ऑफ अर्बन ग्रोथ, ताकि वो ट्रीज़ को कट डाउन ना किया जा सके। ओवर ग्रेजिंग हटाओ, तो ये सारी चीज़ तो अभी हम लोगों ने लैंड वगैरह में, सॉइल वगैरह में भी पढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझ चुके हो पहले से। टू मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ टोटल लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें, अगर आप देखते हो ना, अभी आपने टर्म सुनी होगी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वैसी चीज़ें, तो वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह अगर हम नहीं चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सस्टेन रहे, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू कि हमारे टोटल अर्थ सरफेस जितने भी अर्थ सर्फ लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसका 33% जो है वो हमेशा किससे कवर्ड रहना चाहिए, फॉरेस्ट से, ओके। सो नाउ लास्ट व्हाट वी हैव इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जितना जैसे नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे ही हमारा वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है। सी दे आर फॉर वेल्थ ऑफ आवर फॉरेस्ट, ओके। सो इनकी इंटरडिपेंडेंसी है। फिर इसके बारे में हमने देखा है चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अगर मैं बोलती हूँ दोनों फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना डिपेंडेंट है, ये समझ लो आप कैसे कि इन केस अगर वेजिटेशन रिड्यूस होता है, अगर बहुत सारे प्लांट्स अगर एक्सटेंड हो जाते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले वाइल्ड लाइफ जो है वो भी अपने आप धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे, ओके। सो दैट इंटरडिपेंडेंसी को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हो तो हम हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी ख़त्म कर लेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा आप लोगों ने अभी अगर कुछ भी पढ़ा होगा तो वो जस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट थे, ठीक है। उनमें भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो जस्ट मार्क इट इन दी कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।